इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कि लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर की लापरवाही किस कदर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। घरों में जो आइसोलेट हैं और निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, पेशेंट उनकी जान पर बनाई है। घर में मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल सकता, क्योंकि सीएमओ दफ्तर जाके कोविड कमांड सेंटर से उनको एक लेटर पे हस्ताक्षर चाहिए होता है। सीएमओ का उनकी अनुमति चाहिए होती है। उस अनुमति के बाद ही वो प्राइवेट से सरकारी अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर घर से किसी अस्पताल, इवन प्राइवेट अस्पताल भी भर्ती होने के लिए सीएमओ के इसी अदद दस्तखत की जरूरत है, इसी परमिशन की जरूरत है। लेकिन परमिशन नहीं मिल रही है, लाइन लगी हुई है। लखनऊ में सीएमओ साफ फोन नहीं उठा रहे हैं, चाहे लोग 4-4, 5-5 दिन से चक्कर काटे जा रहे हैं कोविड कमांड सेंटर की। क्या हालत है नोएडा की, चलिए इसके लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश मौजूद हैं। अविनाश, ये बताइए कि सीएमओ साहब फोन उठा रहे हैं, वहां क्या परिस्थिति है? जी देखिए, अगर बात करें तो नोएडा के सीएमओ हैं दीपक ओहरी। रात को ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं और देर शाम होते ही इनका फोन उठना बंद हो जाता है। अच्छा। दिन में भी अगर फोन उठाते हैं तो ये तो इनके पीए उठाते हैं, तो पीएस उठाते हैं। कभी साहब मीटिंग में व्यस्त होते हैं, कभी कहीं व्यस्त होते हैं। एक बार फिर से हम उनका नंबर डायल करके अभी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए इनका नंबर जो है ऐसे ही व्यस्त बताता रहता है, या फिर इनका नंबर उठता नहीं है। तो ये स्थिति है नोएडा के सीएमओ की। और नोएडा का जो जिला अस्पताल है सेक्टर 30 का, उसकी स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कल भी हमने यही तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, घंटों लाइन पे लग रहे हैं अंदर, और जो कोरोना की जांच है वो भी ठीक तरीके से यहाँ पे नहीं हो रही है। जिनके पास नोएडा का एड्रेस प्रूफ है, केवल उन्हीं लोगों की जांच यहाँ पे की जा रही है। जिनके पास किसी अन्य जिले का एड्रेस प्रूफ है या अन्य राज्य का एड्रेस प्रूफ है, उनकी जांच यहाँ नहीं हो रही है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति, क्योंकि नोएडा में ज्यादातर लोग बाहरी व्यक्ति रहते हैं जो बाहर से रोजी रोटी के लिए या रोजगार के लिए नोएडा पहुंचे हुए हैं, उनकी जांच यहाँ पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनसे नोएडा का स्थानीय एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। ये स्थिति है। और सीएमओ साहब का नंबर व्यस्त आता है, कभी कभी फोन नहीं उठता, और ज्यादातर समय उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। तो ये नोएडा के सीएमओ दीपक ओहरी की स्थिति है। और नोएडा के अंदर इसने लगता है कि और बता दूं, ना तो आईसीयू बेड बचे हैं, ना वेंटिलेटर बेड बचे हैं। यहाँ के जो मरीज हैं वो मजबूरन दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, और दिल्ली में भी जो है वहाँ पे भी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार बैठक जरूर कर रहे हैं, लगातार वो अपनी तरफ से आदेश निर्देश दे रहे हैं। एक बात याद आ रही है पूरी परिस्थिति में कि आस्था मानवता के लिए आस्था नहीं, ठीक आस्था को रिप्लेस कर दीजिए सिस्टम से। तो ये जो तमाम नियम कानून बनाए गए हैं मानवता के लिए बनाए गए हैं, अगर यहाँ ये आड़े आएंगे, इस तरीके से लोग मरेंगे, तो कैसे इस नियम को बदला जाए? मान लीजिए यहाँ पर कभी बात ना हो, फोन ही हर वक्त बिजी आ रही है, ये कह रहे हैं कि इतने लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि हमारा फोन बिजी है, तो क्या इस चीज की परेशानी की इसका जिक्र ऊपर नहीं करना चाहिए? जी देखिए, इसने लगता अधिकारी सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार अपनी ओर से निर्देश दे रहे हैं, खुद कोरोना संक्रमण होने के बावजूद लगातार बैठकें ले रहे हैं, लेकिन अधिकारी बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने लगता है कि मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। चाहे जिस भी जिले की आप स्थिति देख लीजिए, गाजियाबाद, नोएडा जिले में रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, और यहाँ के सीएमओ मोबाइल स्विच ऑफ करके या उनका मोबाइल लगातार बिजी बता रहा है, और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मरीज परेशान है, हलाकान है, अपने परिजनों को बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं, अपने लोगों को अस्पताल में एडमिट कराना पड़े। ये सेक्टर 30 के जिला अस्पताल की स्थिति है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और कोरोना खत्म करने की बात करते हैं। यहाँ पे लोगों को कोरोना जांच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनसे मांगा जा रहा है नोएडा का स्थानीय एड्रेस। जो लोग बाहर से कमाने आए हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आईटी सेक्टर में हो, चाहे मीडिया के फील्ड में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, उनसे यहाँ का स्थानीय मांगा जा रहा है। मैं खुद पिछले 5 सालों से नोएडा के अंदर रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास नोएडा का स्थानीय एड्रेस नहीं है। तो ऐसे मेरे जैसे कई लोग रहते हैं जिनके पास नोएडा के स्थानीय एड्रेस नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, उनकी जांच नहीं हो पा रही है यहाँ पर, और वही संक्रमण फैला रहे हैं। कल नोएडा में 489 मामले आए, इसके बावजूद सीएमओ जो है लापरवाह है, और कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो खुलकर सामने दिख रही है। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को जांच नहीं हो रही है, लोगों से जो है यहाँ का एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। जो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, जो इतने सालों से यहाँ पे रह के रोजी रोटी कमा रहा है, वो कहाँ से लाएगा यहाँ के अविनाश? एक रेडी वाले के लिए एड्रेस प्रूफ मांगे जा रहे हैं। मैं गोरखपुर का आईडी लेके घूम रही हूँ, मुझे भी पता करना पड़ रहा है कि आईडी में लोकल से यहाँ का परमानेंट बनाने के लिए रेंट एग्रीमेंट लाऊं या फिर कनेक्शन लूं गैस का, तमाम चक्करबाजी। और इसके बाद किसी रेडी वाले से इतना आप एक्सपेक्ट कर
करेंगे कि वो जाके ऑनलाइन सारी चीजों को फटाफट करेगा, यूं एड्रेस चेंज करेगा और अपनी जांच करा के अपनी जिंदगी बचा लेगा? क्या सिस्टम है और इस सिस्टम से कैसे चल पाएगा? क्या चाहते हैं कि वो इंसान कोविड पॉजिटिव होते हुए वहां से उठ के गोरखपुर आए, वहां से उठ के बनारस जाए, वहां से उठ के उत्तर प्रदेश में फैले और कोरोना फैलाए? जांच नहीं होगी तो वो वहीं जाएगा ना। अगर आप आईडी मांग रहे हैं, आईडी वहां की नहीं है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि अगर तुम बनारस के हो तो बनारस जाओ, बनारस जांच कराओ, यहां नहीं होगी। ये क्या सिस्टम है और ऐसे कैसे चल पाएगा? कानपुर की क्या स्थिति है, चलिए रतीश से जान लेते हैं। रतीश बताइए वहां क्या हालात है? सीएमओ फोन उठा रहे हैं, वहां क्या क्या मांगा जा रहा है? आईडी प्रूफ और देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी बेड की उपलब्धता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लगातार बहुत सारे लोग हमको भी अप्रोच करते हैं और लगातार ये बताते हैं कि बेड कम हो गए हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, उनका मरीज हॉस्पिटल के बाहर है या किस हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाए। लगातार लोग परेशान हैं और कमोबेश जिस तरीके से नोएडा की स्थिति है, जिस तरीके से लखनऊ की स्थिति है, उत्तर प्रदेश के किन्हीं अन्य जनपद की स्थिति है, वैसी ही स्थिति कानपुर की भी है। शायद इसीलिए कानपुर मंडल के जो कमिश्नर हैं डॉक्टर राजशेखर, वो अब एक मीटिंग ले रहे हैं और तमाम जो नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं। करीब 1100 बेड की उपलब्धता कराई जाने वाली है। मतलब कल तक ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर इन बेड्स में 1100 बेड्स को ऑक्यूपाई किया जाएगा ताकि जो बेड की उपलब्धता है वो कम ना हो। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला कानपुर में ये आया है कि रेमडेसिविर की, जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि रेमडेसिविर जो जीवन रक्षक दवा इंजेक्शन है उसकी जो कमी हुई है, उसकी कालाबाजारी, उसकी तस्करी का मामला कानपुर में निकल के आया है। देश में पहला ऐसा मामला है कि रेमडेसिविर के 265 इंजेक्शन कानपुर में कल मिलिट्री इंटेलिजेंस और एसटीएफ और यूपी पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चला करके बरामद किए हैं और ये तस्करी किए जा रहे थे। कोलकाता से एक बड़ी खेप रेमडेसिविर इंजेक्शन की कानपुर लाई गई थी और उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद यूपी एसटीएफ और पुलिस ने, बाबूपुरवा थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है और ये इसके साथ ही 3 लोगों को पकड़ा गया है। कोलकाता से कानपुर ये खेप लाई गई थी और इसका इनपुट दिया गया था एसटीएफ को। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और ये समझिए कि रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन जो 800 से 1000 रुपए के बीच का। तो कानपुर से हमारे सहयोगी रतीश ये सारी जानकारी दे रहे थे। लखनऊ का रुख करते हैं, विवेक का रुख करते हैं। विवेक, ये बताइए कि इतना जटिल सिस्टम बनाया जाता है, मान लीजिए कल ने सीएमओ साहब ये कहे कि मैं अस्वस्थ या फिर कोई भी बहाना लेके आते हैं, क्या वो कारगर साबित हो सकता है? क्या कंडीशन हो सकती है कि कोई फोन ना उठाए और ऐसी परिस्थिति में कोई जवाबदेही ना हो उसकी? जी स्नेहलता, देखिए फ़ोन ना उठाने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। जैसा कि नोएडा में हमारे साथी अविनाश ने बताया कि सीएमओ वहाँ है, वहाँ के लोग खुशकिस्मत है इस मामले में कि उनका फ़ोन उठता तो है, भले ही उनकी सीएमओ की पत्नी उठाए, सीएमओ का नौकर उठाए, सीएमओ का ड्राइवर उठाए या बावर्ची उठाए, कोई उठाए, फ़ोन उठता है। उम्मीद बंधी रहती है लोगों की इस बार नहीं बात हुई, अगली बार बात हो जाएगी, 2-4 बार फ़ोन फिर मिलाएंगे, बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो सीएमओ का फ़ोन आप मिलाते रहिए, नंबर डायल करते रहिए, कॉल वेटिंग आएगी, अगर आएगी तो, नहीं तो नंबर घंटी बजती रहेगी और फ़ोन नहीं उठेगा। इसका कोई चेक भी नहीं है। देखिए, पिछली बार जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा था तब सीएमओ की लापरवाही की वजह से तमाम समस्याएं सामने आई थी। यहाँ भी बेड की पिछली बार भी दिक्कत हुई थी और संकट हुआ था, ऑक्सीजन का संकट हुआ था, लोगों में ऑक्सीजन लेवल कम हो रही थी लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी। दवाओं का भी संकट हुआ था, जो मशीनरी है, जो वेपोराइजर है, जो नेबुलाइजर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो सब कम हो गए थे। उस दौरान सीएमओ की बड़ी लापरवाही सामने आई थी और शासन ने सीएमओ को हटाया था। अब की उससे 4 गुनी ज़्यादा लापरवाही सामने आ रही है। जो उत्तर प्रदेश के पूरे मामले अगर हम देखें तो संक्रमण की दर जो है वो 9 गुना है। अब की पिछली बार इतनी नहीं थी, अब की बार 9 गुना तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण और 1 तारीख से लेकर आज 16 तारीख है, लगातार ये दर बढ़ती चली जा रही है, बनी हुई है। लेकिन इसके बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, सीएमओ का रवैया आप लोगों ने देखा, किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, यहाँ भीड़ लगी है, चारों तरफ लोग इकट्ठा हैं। और सबसे खास बात यह कि जिसको जानकारी है, जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है सिस्टम को कि सिस्टम में कैसे क्या काम होता है, वो यहाँ कमांड सेंटर पहुंच रहा है। बहुत सारे ऐसे 90% ऐसे लोग हैं जिनको सिस्टम ही नहीं मालूम है, वो अस्पतालों में भटक रहे हैं, वो अस्पतालों के बाहर पड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपने लोगों की मौत का इंतजार कर रहे हैं। देखा जाए कोरोना के जिस तरीके से विस्फोट के बाद सारी जिम्मेदारी एक कंधे पर है कि एक सीएमओ के ऊपर सब कुछ डाल दिया गया है। आपको नहीं लगता कि कल ने भगवान ना करे और भी ज्यादा केसेस आए तो एक इंसान 24 घंटे भी अगर अपना फोन उठाएगा,
क्या ये संभावना बनती है कि सब लोग उसमें कवर हो जाएं? एक एक इंसान अगर 2-2, 5-5 मिनट भी अपना दुखड़ा रोए और परेशानी बताए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक बार में फोन किया कोई एक बात बता के 2 सेकंड में काट देगा। क्या ये सिस्टम, अगर ये परेशानी आ रही है तो ये इनको बतानी पड़ेगी कि हम बताएंगे कि हम एक इंसान की कैपेसिटी से बाहर जा रहा है फोन उठाना। इन लोगों को इतनी कठिन परीक्षाएं पास करा के इस ओहदे पर भेजा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखकर। आज जब कसौटी है, आज जब चुनौती है, तो कहां है? क्यों नहीं बता दे रहे कि हमसे नहीं हो पाएगा? हमें कॉल सेंटर दिला दीजिए, कुछ कर दीजिए। ये सारी चीजें बताने के लिए क्यों नहीं? अब इनकी समस्या कौन बताएगा? बिल्कुल सही कह रही हैं स्नेहलता, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। सीएमओ का फोन उठाना, देखिए बड़ी व्यवहारिक बात है कि कोई भी व्यक्ति, हम भी ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति दिन भर कॉल रिसीव नहीं कर सकता है। और यहाँ जो हालात, जैसे हालात हैं, वहाँ पर 24 घंटे सीएमओ और डीएम या पुलिस कमिश्नर, इनका फोन 24 घंटे बजता रहता है। उठाना मजबूरी होती है, क्योंकि पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि कोई पीड़ित है, कोई शिकायत करता है, शासन से फोन आते रहते हैं, वो उठाते हैं, बात करते हैं, डीएम भी बात करते हैं। सीएमओ का बोझ हल्का करने के लिए तमाम हेल्पलाइन बनाई गई है, तमाम पोर्टल बनाए गए हैं, जहां से पोर्टल से आप फीड कर दीजिए समस्या, तो वो सीधे जो सीएमओ ऑफिस है वहां पहुंच जाती है, वहां से उनको इन्फॉर्म हो जाता है। ये तरीका है, लेकिन ये तरीके भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। कल की बात आपको बताऊं, डीएम अभिषेक प्रकाश ने 4 और हेल्पलाइन शुरू की थी। उन चारों हेल्पलाइन में जब रात को कुछ लोगों ने नंबर मिलाए उन हेल्पलाइन के, तो वहां पर कोई कॉल डाइवर्ट पे लगा हुआ था नंबर, तो कोई स्विच ऑफ हो गया। कुछ नंबर ऐसे थे जो स्विच ऑफ थे। तो ये सिस्टम तो बना दिया आपने, लेकिन उसके काम करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं चल रही है। और बड़ी खबर के बाद फिर से रुक करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हालात को लेकर एक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आना पड़ा है। आज राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ की टीम लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ में 500 से 600 बेड की क्षमता के कोविड अस्पताल को बनाने की कवायद अब शुरू होगी। अगले कुछ दिनों में मिशन मोड पर काम का आगाज होगा। डीआरडीओ की ओर से यहां पर रक्षा मंत्रालय ने, देखा नहीं गया होगा, खबरें देख रहे होंगे, यहीं से आते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए दुर्दशा देख के शायद ये कदम उठाना पड़ा है। डीआरडीओ की ओर से कम 500 से 600। अब ये देखेंगे कि कितने जल्दी ये अस्पताल बन जाता है। तो लखनऊ के हालात पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में बनेगा 1000 बेड का कोविड अस्पताल। कोरोना पर समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 1000 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को लेकर यह बड़ी खबर है। अब यह डिटेल आनी बाकी है कि यह अस्थायी तौर पर बनाया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर अस्पताल बनाने में तो वक्त लगता है। अब इसे आपातकालीन स्थिति में बनाया जाना है। इसका मोड क्या होगा, ये सारी डिटेल भी हम आप तक देंगे। कोरोना पर यह समीक्षा बैठक हुई, जहां सीएम योगी ने यह फैसला लिया है। जाहिर तौर पर काफी नहीं पड़ रही हैं सारी व्यवस्थाएं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं विवेक का। और विवेक, अब ये इस पे डिटेल आनी शायद बाकी है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1000 की कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी वाला अस्पताल आनन फानन में तो तैयार नहीं हो सकता ना, ये कुछ अलग तरीके की व्यवस्था करनी होगी। जी बिल्कुल, ये अस्थायी व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि अस्पताल बनाने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही। और 6 महीने में स्थितियां कितनी विकराल हो जाएंगी, कोरोना लखनऊ में कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये जो वर्तमान हालात हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे सब सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये अस्थायी व्यवस्था होगी। कुछ ऐसे जो, जैसे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जैसे बड़े जो प्रतिष्ठान हैं, जहां पर बड़े सभागार हैं, वहां पर यह व्यवस्था की जा सकती है। ये पहले भी एक प्रस्ताव आया था, अधिकारियों की बैठक में प्रस्ताव ऐसे आए थे कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में डेवलप कर दिया जाए। वहां पर कम से कम 700-800 बेड लगाए जा सकते हैं। वो बहुत बड़ा एरिया है। इसी तरह से तमाम और अन्य जो अंबेडकर स्थल है, वहां भी ये की जा सकती है। अभी ये पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी चीजें सामने आएंगी। अभी हम नहीं कह सकते कहां पे होगा, लेकिन इसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। या तो बड़े प्रतिष्ठान होंगे, या सभागार होंगे, या फिर जो गेस्ट हाउस होंगे उनको भी छोटे-छोटे गेस्ट हाउस में, जिससे लोगों को भटकना न पड़े, ज्यादा दौड़ना ना पड़े, भटकना ना पड़े। जी, स्कूल में कर सकते हैं। तमाम ऐसे जो प्रतिष्ठान है जहां पर स्पेस है, जो इस समय बंद चल रहे हैं,
कोरोना की वजह से सब बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बंद है, हाँ। सब बंद है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट जो संस्थान है वो भी सब बंद है, तो वहाँ ये व्यवस्था की जा सकती है। 1000 लोगों की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित तौर पे राजधानी के जो कोरोना पेशेंट हैं और जो भटक रहे हैं, जो सड़क पे अपने मरीजों की मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर हैं, जो रो रहे हैं, जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, उनके लिए राहत की खबर है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि उनको बेड मिल सकेगा, इलाज की सुविधाएं मिल सकेंगी, और जो इलाज उनको मिलेगा वहाँ जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उससे उनके मरीजों की जान बच सकेगी, और ये मौतों का आंकड़ा जो लगातार विवेक। बना हुआ है लखनऊ में 25-30, 40-25-30 साल, ये कम होगा। बिल्कुल विवेक, और यहाँ पर वाकई में हाथ जोड़ के विनती ये होगी कि कम से कम इस अस्पताल में भर्ती करने के लिए एक दस्तखत, एक सिग्नेचर, इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए सिस्टम को। जब आपातकालीन स्थिति है तो कम से कम इजी हो, लोगों को दफ्तर से दफ्तर भटकना पड़े तो कम से कम पढ़ा लिखा इंसान भी बड़ी आसानी से पहुंचे। विवेक, इस पे नजर बनाए रखिएगा और पता लगाइएगा कि बाकी जो हेल्पलाइन है सब सीएमओ के कंधे पर ही क्यों डाली गई हैं, क्यों नहीं बाकी लोग भी फोन उठा रहे हैं, क्यों नहीं इस सिस्टम को बराबर बांटा जा रहा है। इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि लखनऊ के हर एक हालात पर एबीपी गंगा की ये नजर है, हमारी ये मुहिम है। ऐसी जैसी स्थिति है पूरे देश में हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल उम्मीद हम अपने मुखिया से रखते हैं जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप सभी का शुक्रिया तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तमाम जानकारी के लिए।